लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे लीनियर का वर्ड है कि यहाँ पर जितने भी इक्वेशंस का फॉर्मेशन होगा वो सारी इक्वेशंस लीनियर होगी, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ पर किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशंस नहीं देखने वाले। यहाँ पे जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो लीनियर होगी, कहने का मतलब उन इक्वेशंस की डिग्री जो होगी वो 1 होगी। उसके बाद इसमें आगे लिखा है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने का मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कोई नाच गाना करते हैं, ऐसा मतलब होता है प्रोग्राम का कि यहाँ पर एक आपको प्रॉब्लम दी होगी, वो प्रॉब्लम रिलेटेड टू आपकी फैक्ट्री भी हो सकती है, रिलेटेड टू विटामिन भी हो सकती है, रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम आपको दी जाएगी, उस प्रॉब्लम में जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो इक्वेशंस आपको फॉर्म करनी होती है, और इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद आपको उन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना होता है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो भी ठीक है और नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ पेपर आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, उससे आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। लेकिन कई बच्चे बिना ग्राफ पेपर के भी कर लेते हैं, वो भी सही है। तो आई थिंक आपको हमारी बात आराम से समझ में आ रही होगी। मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया है, आपको सिर्फ स्क्रीन खोल करके आराम से बैठना है और कोई काम नहीं करना है। नोट्स और रिकॉर्डिंग वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको सिर्फ हमारी बात अभी ध्यान से सुननी है कि मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया है। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो लीनियर होती हैं, और प्रोग्रामिंग का मतलब आपको कई सारे यहाँ पे प्रोग्राम दिए होंगे, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स दी होंगी। उन प्रॉब्लम्स में जा करके आपको इक्वेशंस का फॉर्मेशन करना होता है, और इक्वेशंस का फॉर्मेशन इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। और उसके बाद ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने का टारगेट क्या होता है, उसमें टारगेट ये होता है कि उस प्रोग्राम में, जो भी प्रोग्राम है उसमें हम एक ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनाते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव इक्वेशन हमें बताती है कि वो अपने प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करे, या अपने टाइम को कैसे रिड्यूस करे, या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करे। तो बच्चों इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें बनती हैं। अब आपके मन में यह डाउट होगा कि इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में किस तरह के आ रहे हैं। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस पहले सीबीएसई में 6 मार्क्स के आते थे, लेकिन अभी जो रिसेंटली पेपर देखे गए हैं उनमें ये पेपर में क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है। तो 6 मार्क्स 4 मार्क्स ये किसी भी पैटर्न में जा सकता है, लेकिन वेटेज ओवरऑल तो इसका ज्यादा ही होता है, और इसका एक क्वेश्चन 100% आता है। तो बच्चों इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो प्रॉब्लम्स मैं एक बार लिख लेता हूं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी। एक होती है बच्चों, उस प्रॉब्लम का नाम होता है ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम्स। तो बच्चों एक जो प्रॉब्लम होती है उसका नाम होता है ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम्स, यानी कि फैक्ट्री में मान लीजिए आपने बोल्ट का प्रोडक्शन किया, या आपने किसी भी तरह के फूड्स का प्रोडक्शन किया, फूड आइटम का, या किसी भी तरह की आपने ग्राइंडिंग मशीनरी या कुछ लगाई, कुछ भी किया आपने, तो उसमें आपकी कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज किया जाए, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। तो ये सारी बातें इस तरह की प्रॉब्लम्स में आती है। दूसरा जो होता है वो दूसरी प्रॉब्लम ज्यादातर विटामिन पे बेस्ड होती है, और जो विटामिन पे बेस्ड होती है प्रॉब्लम उनको हम लोग एक नाम देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डाइट प्रॉब्लम। हम लोग कहते हैं डाइट प्रॉब्लम्स। तो दिस आर कॉल्ड डाइट प्रॉब्लम्स। और जो तीसरी प्रॉब्लम होती है जो अब तक सीबीएसई में बहुत ही कम पूछी गई है, लेकिन कोर्स में है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो तीसरी प्रॉब्लम है उसका टाइप अब तक सीबीएसई के पेपर्स में सबसे कम क्या पूछा ही नहीं गया है, तो वो होती है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो बच्चों ये 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती है इसमें। अब इन 3 तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग कैसे करते हैं, क्या करना होता है, वो आपको धीरे धीरे समझना होता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है कि प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो, इक्वेशंस तो फॉर्म हो जाती है, लेकिन मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है बोर्ड की कॉपीज में कि बच्चे जब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशंस का, तो वो ज्यादातर बच्चा गलत बनाते हैं, और ग्राफ से ही आपके नंबर वहां से कट जाते हैं, और इक्वेशन जो 1 मार्क्स की होती है वो आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। तो बच्चों आपको समझना होगा कि इसमें मेन पार्ट जो होता है वो ग्राफ का होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं आपको एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं इक्वेशंस का,
वो कैसे होता है, क्योंकि वो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स जो होंगी इक्वेशंस बनाने के बाद ग्राफ पे फंसने लगेंगे। तो बच्चों ग्राफ काफी इजी होते हैं, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, इसलिए जो मैं ग्राफ बनाने का तरीका बता रहा हूं वही तरीका आप उसको फॉलो करिएगा, तो आपका ग्राफ जल्दी बन जाएगा। जैसे बच्चों आपने कोई प्रोग्राम फॉर्म किया, उस प्रोग्राम में आपके पास इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन बनी है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। एक इक्वेशन बनी है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। और एक इक्वेशन बनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में, जिसको हम लोग एलपीपी भी कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स भी कहते हैं, इसको शॉर्ट में एलपीपी कहते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में जो x और y होते हैं वो नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं, नंबर ऑफ केजीज होते हैं। तो x और y ज्यादातर केसेस में, क्या हर केस पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर और इक्वल टू 0 का मतलब ही यही होता है कि आप जब अपना ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ में चारों क्वाड्रेंट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक हाईलाइटेड ग्राफ बनाइए और उसमें यूज करिए सिर्फ आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी में जो आपको यूज करना है वो यूज करना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x और y नंबर ऑफ यूनिट्स होने की वजह से वो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। यूनिट्स या तो 0 होंगी या तो 0 से ज्यादा होंगी। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कभी भी दूसरे क्वाड्रेंट बना करके अपने ग्राफ को छोटा नहीं करते हैं, अपने ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही यूज करते हैं। तो बच्चों ये आपको हर प्रॉब्लम में याद रखना होगा कि एलपीपी में जो ग्राफ बनेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी अभी हमने आपके सामने इनइक्वेशन लिखी, इनको हम लोग इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, इनइक्वेशन भी कह सकते हैं। करना ये होता है बच्चों, इन इनइक्वेशंस को सबसे पहले इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लो। तो आपकी इक्वेशंस क्या बनी, 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, और बनी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही। चलिए ओके, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका मतलब यही हुआ कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है बस, क्योंकि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि आपको x एक्सिस को भी इंक्लूड करना है और y एक्सिस को भी इंक्लूड करना है। ओके बच्चों, अब तो ये काम तो इतना बच्चे सभी जानते होंगे कि इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। आप छोटी क्लासेस से ही ये बॉक्स बनाते चले आए। आप चाहे बॉक्स बना लीजिए, चाहे जैसे भी कर लीजिए, आप ये इक्वेशंस ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे को इतना आइडिया आपका है। तो बच्चों ये मैंने लिखा x और फिर मैंने लिखा y, x y। तो बच्चों सबसे पहली इक्वेशन में ज्यादातर हम लोग पॉइंट्स क्या लेते हैं, इंटीजर पॉइंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, x 0 डालेंगे तो y 2 आ जाएगा, और y 0 डालेंगे तो x 3 आ जाएगा। ये पॉइंट्स आप भी निकाल सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा काम मैं नहीं कर रहा हूं, ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को निकालने के बाद आप इक्वेशंस को जरा ड्रॉ करिए। तो ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाईलाइट करिए। तो मैंने आपके सामने फर्स्ट क्वाड्रेंट को हाईलाइट कर दिया। अब मैं उसमें पॉइंट्स लिख लेता हूं। दिस इज 0 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ये बच्चों मैंने पॉइंट्स लिख लिए। ठीक, अब पॉइंट्स लिखने के बाद हमें यहां पर लाइंस का फॉर्मेशन करना है। तो पहला पॉइंट बच्चों क्या है, 0,2, यानी x में 0, y में 2, यानी ये हो गया आपका 0,2। 3,0, ये हो गया 3,0। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो लाइन ये बनी। तो ये लाइन सभी बच्चों को विजिबल होगी पूरी तरीके से। ये मैंने लाइन बना दी है। लाइन बनाने के बाद लाइन के ऊपर उस इक्वेशन का नाम जरूर लिखिएगा। तो इस इक्वेशन का क्या नाम है, इस इक्वेशन का नाम है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। लिख लिया। उसके बाद बच्चों दूसरी लाइन देखिए क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको बनाते हैं। तो x में 0, y में 3, तो बच्चों ये पॉइंट हो गया 0,3। उसके बाद 2,0, ये पॉइंट हो गया 2,0।
तो बच्चों मैंने इनको भी आपस में ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही आपको साफ साफ नजर आने लगेगा, ये मैंने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अगेन मैंने बताया कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए लाइन बनाते ही उसके आप इक्वेशन का नाम लिखेंगे। तो ये इक्वेशन। अब बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहली इक्वेशन जो है वो इनइक्वालिटी थी। क्या थी? 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो बच्चों कई लोगों को गलत बताया जाता है इनका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका। वो कहते हैं लेस है तो लाइन के नीचे का पोर्शन, ग्रेटर है तो लाइन के ऊपर का पोर्शन। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, ऐसा हर बार नहीं होता है, क्योंकि जहां पर अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो आपका रूल फेल हो जाएगा। इसलिए आपको लाइन की यानी कि इनइक्वालिटी का शेडेड रीजन बनाने के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 जो लाइन है, वो लाइन हमारे प्लेन को दो रीजन में डिवाइड करती है। वो दो रीजन मैं आपके सामने बना रहा हूं, या तो इस रेड वाली लाइन के नीचे का पोर्शन होगा रीजन नंबर 1, या तो रेड वाली लाइन के ऊपर का पोर्शन होगा रीजन नंबर 2। यही तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो रेड लाइन के नीचे या तो रेड लाइन के ऊपर। तो बच्चों हम लोग यहाँ क्या करते हैं, नीचे या ऊपर कौन सा पोर्शन है वो पता लगाने के लिए अपनी इनइक्वेशन में जो भी इनइक्वेशन दी होगी उसमें हर बार x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करते हैं। तो जब आप 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो बच्चों क्या 0 लेस देन इक्वल टू 6 होता है? तुम कहोगे यस सर ट्रू, क्योंकि 6 जो होता है वो 0 से बड़ा ही होता है। तो सर ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू। इसका मतलब ओरिजिन क्या कर रहा है, इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है ये रिलेशन। इसका मतलब बच्चों कौन सा रीजन होगा? रीजन 1 वाला रीजन आपका, जो रीजन 1 होगा वही आपका मेन रीजन होगा, रीजन 2 आपका रीजन नहीं कहलाएगा। तो रीजन 1 वाला रीजन को हम शेड कर देते हैं। कैसे शेड करेंगे? अब शेड करने का तरीका क्या होता है, आप लोग इतना ज्यादा शेड कर लेते हैं कि आपको थोड़ी देर बाद खुद ही नहीं समझ में आता है कि आपने शेड किया किसको था। इसलिए शेड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ऐसे एक दो लाइंस आप बना सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, इतना आप कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि ओरिजिन के तरफ वाला रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0,0 डालने पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ओरिजिन की तरफ वाला रीजन होगा। और लेट्स से अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन यानी रीजन नंबर 2 जहां मैंने लिखा था वो होता। तो बच्चों आपको हमेशा ही 0,0 डाल करके चेक करना है, इससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। दूसरी इक्वेशन बच्चों देखो, इसमें भी हम 0,0 डालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 3, ध्यान से देखिए मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो बच्चों ये क्या आया? ये आया 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या ये ट्रू होता है? तुमको यस सर ट्रू होता है। यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है वो उस प्लेन को दो रीजन में डिवाइड कर रही थी, एक ब्लू वाली लाइन के नीचे का पोर्शन, एक ब्लू वाली लाइन के ऊपर का पोर्शन। तो बच्चों कौन सा रीजन यहां पे लेंगे हम रीजन लेंगे ओरिजिन की तरफ वाला, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा, यानी कि हम नीचे का पोर्शन लेंगे। तो बच्चों जब हम नीचे का पोर्शन लेंगे तो वो कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला जो मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं, ये रीजन होगा, ठीक? अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें तो वो रीजन लेना है जो सभी में कॉमन हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरा ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिख दीजिए y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन लिख दीजिए x इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप कॉमन रीजन देखेंगे तो कॉमन रीजन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लियर कट नजर आ रहा होगा। वो कॉमन रीजन क्या है? जो ब्लू लाइन के साथ भी नीचे है और रेड लाइन के साथ भी नीचे की तरफ है। तो बच्चों कॉमन रीजन जो है वो मैं आपको शेड करके दे रहा हूं, जरा वो कॉमन रीजन देख लीजिए, वो आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द कॉमन रीजन जिसको मैं आपके सामने ग्रीन कलर से, पैरेट ग्रीन कलर, उससे मैं शेड कर रहा हूं, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में करना ही होता है। तो अभी मेरे को बताने में इसलिए समय लगा क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं दो दो बार, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में दो दो बार समझाना पड़ता है। ओके, तो अब आप यहां पर समझ गए होंगे 100% कि ये रीजन कौन सा है। तो बच्चों यही रीजन जो है
इस रीजन को आपको टारगेट करना है और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे कॉर्नर्स कितने हैं। लेट्स से हम लोग को कॉर्नर्स देखने हैं, तो आप कहोगे सर एक कॉर्नर ये है, ठीक है सर, दूसरा कॉर्नर ये है। शेडेड रीजन में कितने कॉर्नर्स हैं? एक कॉर्नर ये है और चौथा कॉर्नर ये है। तो बच्चों ये जितने भी कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स के पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, और लिखने के बाद जैसे 0,0 आएगा, 2,0 आएगा, और एक पॉइंट जो है वो दो लाइंस का इंटरसेक्शन है वो आएगा। तो बच्चों ये जितने भी कॉर्नर्स के पॉइंट होते हैं ये सारे अपने मतलब के होते हैं। हम ये जितने भी कॉर्नर्स के पॉइंट आते हैं, हम जो इक्वेशन एक बनाते हैं ऑब्जेक्टिव इक्वेशन, उस ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में ये सारे पॉइंट्स एक एक करके डालते हैं। लेट्स से ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है 3x + 4y, तो उसमें एक बार हम 0,0 डालेंगे तो 0 आएगा, 0,2 डालेंगे, 2,0 डालेंगे, सारी वैल्यूज एक एक करके डालते चले जाएंगे, और जहां पर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दे वही पॉइंट अपना आंसर बन जाएगा। तो हमारी बात समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने आपसे कहा जितना मैंने अभी आपके सामने ड्रॉ किया है, 4 में से 3 नंबर इसी के होंगे कि पहले आप ग्राफ ड्रॉ करो और उसके बाद ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में हर पॉइंट की वैल्यू डालो और बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहां है। अगर आपको मैक्सिमाइज करने के लिए कहा जाएगा तो आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, अगर आपको मिनिमाइज करने के लिए कहा जाएगा तो आप जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगी उसको एक्सेप्ट करोगे। तो या तो मैक्सिमाइज करने के लिए होता है या तो मिनिमाइज करने के लिए होगा। यही बेटा इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों की जो कॉर्नर्स आपके पास बने हैं ना शेडेड रीजन में, यही कॉर्नर्स आपके काम के होते हैं और कोई काम नहीं होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो आई होप आप लोग को यहां तक तो 100% समझ में आ गया होगा, जितने भी बच्चे होंगे क्लास में। मेरे को पता नहीं, आप लोग मेरे लिए तो सभी नए हैं, मैं किसी को मैंने कभी पढ़ाया भी नहीं है, तो आई होप आप लोग को लेकिन यहां तक समझ में आ गया होगा कि ये इसमें हुआ क्या है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक आपकी बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैं आपकी एक बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, और बुक में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं जरा देखिए। सबसे पहले इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है बुक्स में, सॉल्व द फॉलोइंग। सभी बच्चे हमारे साथ अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। तो बच्चों अभी तो मैं आपको इक्वेशंस बनी बनाई दे रहा हूं, लेकिन आपको इक्वेशंस भी खुद फॉर्म करनी होती है, क्योंकि मैं इक्वेशंस यहां पर अभी बनी बनाई इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं पहले। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव इक्वेशन जो होती है उसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव इक्वेशंस को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है, इसे आपको मैक्सिमाइज करना है कौन सी कंडीशंस पे? और बच्चों यहां पर कंडीशंस का एक नया नाम दिया जाता है, रेस्ट्रिक्शंस का एक नया नाम दिया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो बच्चों अभी कंस्ट्रेंट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे बना बनाया है, लेकिन जब हम लोग डाइट प्रॉब्लम, ऑप्टिमल लाइन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करेंगे तो वहां पे हम लोग को कंस्ट्रेंट्स यानी रेस्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन खुद करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग ग्राफ सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बनी बनाई इक्वेशन अभी हम आपको दे रहे हैं। तो सब्जेक्ट टू कौन सी इक्वेशन है बच्चों? यहाँ पे इक्वेशन है 3x + 5y < 15। एक आपकी बच्चों ये इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 5x + 2y < 10, और तीसरी है x > 0, y > 0। तो बच्चों ये है। तो बच्चों अब आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या दिया गया है कि आपको ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपने ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया है उस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन इक्वेशन को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लो, या जैसे चाहे वैसे कर लो, सबसे हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चंस की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आपको पॉइंट समझ में आते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? 3x + 5y = 50। इसका बॉक्स बना लेते हैं, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। x को 0 डालेंगे तो 5y = 15 यानी y आ गया 3।
y को 0 डालेंगे तो x आ जाएगा 5, ये पहला बन गया बॉक्स। दूसरा 5x + 2y = 10, फिर लिखेंगे x y, x को 0 डालेंगे y 5 आ जाएगा, y को 0 डालेंगे तो x 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद x > 0, y > 0, इसका कोई यूज होता नहीं है। उसके बाद बच्चों हम लोग यहीं पे चेक कर लेंगे कि ये दोनों इनइक्वेशंस ओरिजिन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन होगा, अदरवाइज दूसरी तरफ वाला रीजन होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इसमें 0,0 डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 0 + 5 × 0 < 15। क्या ये ट्रू है? तुम कहोगे यस ये ट्रू है, क्योंकि 0 < 15 होता है। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें अगर हम 0 डालेंगे तो 5 × 0 + 2 × 0 < 10। इसका मतलब 0 < 10 ये भी ट्रू। तो सारी चीजें हम चेक कर चुके हैं और हमें बच्चों अब ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते समय पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखिए कि जो पॉइंट्स आपको नीड है वो ग्राफ में जरूर दिखने चाहिए। ऐसा ना हो ग्राफ ऐसा बना दें कि जो आपके पॉइंट्स है वो बन ही ना पाए उस पे। ओके, तो अगर पॉइंट्स काफी बड़े हो जाए तो उस केस में आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस स्केल यूज कर सकते हैं, जो आप पहले भी यूज करते थे। कैसे लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स, या और बड़े पॉइंट्स हैं तो 1 सेंटीमीटर = 5 यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स को लोकेट कर रहे हैं। दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने बच्चों लिख लिया। चलिए अब हम लोग लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। पहला पॉइंट है 0,3 और 5,0। तो बच्चों ये हो गया 5,0 और ये हो गया 0,3। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये लाइन बनेगी। तो ये लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है। ड्रॉ करने के बाद हम उसके ऊपर उसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। इक्वेशन है बच्चों 3x + 5y = 50। नेक्स्ट देखिए 0,5, तो x में 0 y में 5, 0,5 2,0 2,0। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो फिर से आपके सामने ग्राफ बनेगा। ये देखिए ग्राफ बन गया आपके सामने, ठीक। अब हम इसके ऊपर इसकी इक्वेशन का नाम लिखेंगे। इसकी इक्वेशन का नाम है 5x + 2y = 10, ठीक। समझ में आ गया? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको रीजन शेड करना है। दोनों लाइन के नीचे वाले भी पोर्शन होंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए इस लाइन के भी नीचे का पोर्शन है और जो दूसरी है उस लाइन के भी नीचे का पोर्शन है, ठीक। ऐसे दिखाते हैं बस, और कुछ नहीं करना होता। उसके बाद बच्चों कॉमन रीजन होगा, वो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कॉमन रीजन कहाँ है। दिस इज द कॉमन रीजन। और बच्चों कॉमन रीजन पे कितने कॉर्नर्स है जरा ध्यान दीजिएगा। वहां पे 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स है। तो अब आपके पास ऑब्जेक्टिव इक्वेशन प्रॉपरली मैंने आपको लिखी दी है और अब आप इन पॉइंट्स पर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की वैल्यूज निकालिए। किस तरह से निकालनी है हमारे साथ निकालिए। सबसे पहले मैंने इसको शेड कर दिया। सबसे पहले अब हम इनके पॉइंट्स का नाम लिखेंगे। तो ये पॉइंट है बच्चों 0,5, ये पॉइंट है 0,0, ये वाला पॉइंट है 2,0। और किसी बच्चे ने अभी तक इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं क्या? ओके, तो अगर किसी ने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं तो वो बता सकता है। नहीं निकाले हैं तो मैंने निकाल लिए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं 20/19, कॉमा जस्ट अ सेकेंड। ओके, दूसरा पॉइंट आ रहा 45/19। तो बच्चों ये मैंने जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे थे उन कॉर्नर्स पर वैल्यूज निकाल ली। कितने कॉर्नर्स थे शेडेड रीजन पे? मैं इनको ब्लैक कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। 1 2 3 4। हम लोग को कौन से कॉर्नर्स देखने हैं? जो शेडेड रीजन को बिलोंग करें, है ना। तो ये पॉइंट हो गया 0,3। तो बच्चों यहां तक आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों चलो हम लोग ऑब्जेक्टिव इक्वेशन लिखते हैं। वेयर इज द ऑब्जेक्टिव इक्वेशन? कहां पर है ऑब्जेक्टिव इक्वेशन? ऑब्जेक्टिव इक्वेशन है आपकी
z इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की मैं वैल्यू लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की वैल्यू है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। क्या करना है इसको, मैक्सिमाइज की मिनिमाइज, मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू एक एक पॉइंट पे निकालते हैं। सबसे पहले हम z की वैल्यू निकालते हैं 0,0 पे, तो आई थिंक ये तो आप कर ही सकते हैं, ये वैल्यू आएगी 0, ठीक। दूसरा पॉइंट है 2,0 पे, 2,0 देख लीजिए 2,0 है, तो ये हो गया 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, तो ये वैल्यू कितनी आई 10। तीसरा पॉइंट है आपका 20/19, 45/19, जय ये कोई बता सकता है कितनी वैल्यू आएगी इस पे, 20/19, 45/19। ओके, मैं खुद सॉल्व कर लेता हूं। तो इस वैल्यू को सॉल्व करना है, अगर कोई कर सकता है तो बताए, वरना मैं खुद कर दूं। ओके, ये वैल्यू आ रही है 235, ये वैल्यू आ रही है 235/19, ठीक। और तीसरा पॉइंट है z 0,3, इस पे वैल्यू निकालते हैं, 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3, ये वैल्यू आ रही है 9। तो बच्चों अगर आप अपना कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे तो आप 235/19, ये तो मेरे को बता ही सकते हैं, 235 डिवाइड बाय 19, ये आ रहा है 12.36, ये वैल्यू आ रही है 12.36, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर है, 12.36। तो बच्चों हमें क्या करना था, हमारा आंसर क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू को, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को मैक्सिमाइज करना है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कहां दे रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रही है 20/19 और 45/19 पे। यानी जब x की वैल्यू 20/19 होगी, y की वैल्यू 45/19 होगी, तब इस ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम, समझ में आया, इस तरह से बोला जाता है। अब इसको आप लिख भी लीजिए, क्योंकि आप समझ तो गए लेकिन आपको लिखना भी होता है, अगर आप भूल जाए तो आप रिवाइज भी कर लेंगे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, क्लियरली z इज मैक्सिमम, क्लियरली z इज मैक्सिमम एट p। p आपका कितना है बच्चों, वो है 20/19, 45/19, ठीक है, समझ में आया। एंड और इसकी वैल्यू ऑफ z कितनी है, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज कितनी आई है, 12 पॉइंट या 235/19 ही आप लिख सकते हैं। दिस इज द आंसर, 235/19। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन करना होता है एग्जाम में। तो मैंने अभी आपको ग्राफिकल अप्रोच बताइए कि ग्राफिकल अप्रोच आपको कैसे करनी थी, इस तरह से क्वेश्चन है। तो बच्चों जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा तो उसमें 2 नंबर इक्वेशंस फॉर्मिंग के होते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा, और बाकी 4 नंबर जो मैंने अभी आपको समझाया वो इसके होते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर बच्चों के यही वाला पार्ट गलत होता है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन क्या होता है बच्चे ग्राफ गलत बनाते हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, क्योंकि उनको शायद ही अपने मन से कंसेप्ट बना लेते हैं कि अगर लेस होता है तो लाइन के नीचे का पोर्शन होता है, ग्रेटर होता है तो लाइन के ऊपर का पोर्शन होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप फंसेंगे कब, जब y का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। मतलब अगर 3x - 5y = 15 होता तो आप फंस सकते थे, ठीक है ना। तो आपको जो हमने सिखाया है आपको वही यूज करना है, आप ओरिजिन को ही यूज करेंगे। ओरिजिन सबसे एक अच्छा पॉइंट होता है और सबसे आसान होता है, उसको जल्दी आपको लोकेशन इंडिकेट कर देगा ओरिजिन। आपको अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन के तरफ वाला रीजन होगा, नहीं कर रहा है तो ओरिजिन के ऊपर वाला पोर्शन होगा। तो आई थिंक यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने स्क्रीन भी 2-3 बार स्क्रॉल कर दी है, आप इसको आराम से एक बार देख लीजिए। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां तक आप 100% समझ गए होंगे कि आपने किया क्या।
अब बच्चों आपके पास बात ये आती है कि ये इक्वेशंस बनती कैसे है, आती कहां से। तो इसके लिए बच्चों हमने जैसा कि आपको बताया कि डाइट प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, फैक्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग ऑप्टिमल प्रोडक्ट लाइन प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आपके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं ताकि मैं आपको ज्यादातर बातें समझा दूं। ये बड़ा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जरूर है, आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा आप ही समझ लीजिए, क्योंकि लिखने का लिए मैं आपको मैटर भेज दूंगा सारा। देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है बच्चों, ये मैंने बच्चों जानबूझ करके थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया है ताकि मैं सारी बातें आपको समझा पाऊं। और बच्चों इसमें अगर आप अपने मुंह से बोलना सीख गए, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो आप भी समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चंस में इक्वेशंस बनाना काफी आसान काम होता है। लेकिन ये लोगों को डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो इक्वेशंस मुंह से बोल के बनाते नहीं है, अपने मन मन में ही रखे रहते हैं और उनकी इक्वेशंस गलत बन जाती है। तो देखिए बच्चों क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम किसी भी फैक्ट्री में आ सकती है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स P1 एंड P2। एक फैक्ट्री है, किसी ने फैक्ट्री लगाई है, उसमें दो प्रोडक्ट्स है P1 और P2, दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग करता है, P1 बनाता है और P2 बनाता है। अब इस फैक्ट्री वाले के पास पैसा नहीं होगा, इसलिए ये सारी मशीनें मान लो रेंट पे लाता है, या टाइम के हिसाब से लाता है कि इतने घंटे के इतने चार्जेस हैं, या इतने घंटे के लिए आपको ये मशीन दी गई है। इसमें क्या लिखा हुआ आगे, इसमें लिखा है ईच ऑफ द प्रोडक्ट P1 रिक्वायर्स। अगर आपको P1 टाइप का प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनेगा वो, जब हमें 2 घंटे उसको मोल्डिंग के लिए देने पड़ेंगे, 3 घंटे उसको ग्राइंडिंग के लिए देने पड़ेंगे, 4 घंटे उसको पॉलिशिंग के लिए देने पड़ेंगे, तब आपका P1 टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। और आगे देखिए, ईच ऑफ द प्रोडक्ट P2। अब बच्चों देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ा तो, लेकिन हमारी बातों को अभी भी ध्यान से नहीं सुना है। पता है यहां पे मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है P1 रिक्वायर्स 2 hours फॉर मोल्डिंग, 3 hours फॉर ग्राइंडिंग, 4 hours ऑफ पॉलिशिंग। तो ये P1 कितनी यूनिट है, एक यूनिट की बात मैं कर रहा हूं, मैं P1 की एक यूनिट की बात कर रहा हूं, इसलिए ऊपर लिखा है ईच, लेकिन ईच की तरफ किसी बच्चे का ध्यान जाता ही नहीं। तो बेटा जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसमें हर जगह ज्यादातर एक यूनिट के लिए ही बताया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, ईच ऑफ द प्रोडक्ट P2 रिक्वायर्स, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, ईच ऑफ द प्रोडक्ट P2 रिक्वायर्स 4 hours ऑफ मोल्डिंग, 2 hours फॉर ग्राइंडिंग, 2 hours फॉर पॉलिशिंग, है ना। यानी फैक्ट्री वाला प्रोडक्ट P1 और P2 कब बना सकता है, जब उसके पास इस 3 तरह की मशीन्स हो। A factory has molding machine available for 20 hours, grinding machine 24 hours के लिए अवेलेबल है, पॉलिशिंग मशीन 13 hours के लिए अवेलेबल है। और उसका जो प्रॉफिट है, अगर वो P1 की एक यूनिट बनाता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है 5 रुपए, और P2 की एक यूनिट बनाता है तो उसको प्रॉफिट मिलता है 3 रुपए। अब तो फैक्ट्री वाला भी कंफ्यूज हो गया कि हम किस मशीन पे कितना टाइम दें, या हम P1 की क्वांटिटी को कितना रखें या P2 की क्वांटिटी को कितना रखें ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। अब तो फैक्ट्री वाला भी फंस गया, क्योंकि फैक्ट्री वाले ने सजा तो सब लिया कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन वो आखिरी में खुद फंस गया कि इसको करने के लिए ये मशीन को हम ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज करें ताकि हमें P1 टाइप की यूनिट ज्यादा बन जाए, क्योंकि P1 से ज्यादा फायदा है, P2 भी बनाना है, P2 में कम फायदा है। तो ओवरऑल वो इस प्रॉब्लम को मैनिपुलेट कैसे करें ताकि उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो P1 बताने के लिए ही जुट जाएगा, क्योंकि उसको P2 भी तो बनाना है, P1 भी बनाना है, P2 भी बनाना है। चलिए देखते हैं। आई थिंक आपको मैंने ये प्रॉब्लम समझा तो दी है, लेकिन इसको करने का क्या वे होगा वो आपको समझना पड़ेगा। तो आई थिंक इस प्रॉब्लम को सभी बच्चे एक बार फिर से रीड करें। ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, ये मैंने लिखा इस तरह से ताकि मैं आपको एक ही प्रॉब्लम बताऊं और आपको ज्यादा समझा पाऊं। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कोई ऐसी कोई खतरनाक प्रॉब्लम नहीं दी है, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है कि P1 और P2 दो तरह के प्रोडक्ट है, P1 को बनाने के लिए क्या चाहिए,
P2 को बनाने के लिए क्या चाहिए, और P1 और P2 को बनाने के लिए जो मशीन अवेलेबल्स है उनकी कैपेसिटी क्या है। जैसे मोल्डिंग मशीन 20 घंटे से ज्यादा के लिए अवेलेबल नहीं है, वो मैक्सिमम 20 घंटे यूज करनी है। ग्राइंडिंग मशीन मैक्सिमम आपको 24 आवर्स यूज करनी है। पॉलिशिंग मशीन मैक्सिमम आपको 30 आवर्स यूज करनी है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चंस में दिया क्या है, क्योंकि मैंने स्पीड काफी धीरे कर रखी है तो आपको समझ में भी ज्यादा आना चाहिए, ऐसा ना हो समझ में कुछ ना आए। चलिए अब बच्चों हम लोग थोड़ी थोड़ी स्क्रीन ऊपर करते हैं और कुछ लिखना चालू करते हैं, क्योंकि आपके मन में जरूर आ गया होगा कि सर ये P1 की एक यूनिट और P2 की एक यूनिट के लिए दिया गया है। अब सर P1 की जरूरी थोड़ी नहीं है एक ही यूनिट बने, P1 की X यूनिट बन सकती है, P2 की Y यूनिट हम बना लेते हैं, क्योंकि कुछ तो लेट करना पड़ेगा ना। आपके पास डाटा तो सिर्फ एक एक यूनिट के हिसाब से दिया, तो क्या एक ही यूनिट बना के थोड़ा ना बैठ जाओगे, वरना आपको लॉस हो जाएगा। आप क्या लेट करोगे कि P1 की X यूनिट बना लेते हैं और P2 की Y यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ऐसे एग्जाम में लिखा जाता है या अपने मन में बोला जाता है, जैसे मैं आपको बोल के दिखा रहा हूं। क्या बोलेंगे, सपोज, देखिए कैसे मैं लिख रहा हूं, सपोज X यूनिट्स ऑफ P1 प्रोडक्ट P1 एंड Y यूनिट ऑफ प्रोडक्ट P2 are produced to maximize profit, ये आपने लिखा। अब इस लाइन का मतलब लोगों को क्लियर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का मतलब लोगों को क्लियर नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं इस लाइन को एक दूसरी तरीके से लिखूंगा तो आप कहोगे पता नहीं सर ने अचानक क्या लिख डाला है, लेकिन अगर मेरी बातों पे आपका ध्यान जा रहा है तो आप समझ जाओगे कि इक्वेशन बनी कैसे। ध्यान से देखो मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है कि हम P1 की X यूनिट बनाते हैं और P2 की Y यूनिट बनाते हैं। अब इक्वेशंस को अगर आपको जल्दी बनाना है तो इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हैं, टेबल बनाने से और ज्यादा जल्दी इक्वेशंस बन जाती हैं। देखिए ये मैं एक टेबल का फॉर्मेशन कर देता हूं, मैं आपके सामने एक टेबल का फॉर्मेशन कर दे रहा हूं, देखिए कैसे करता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं कि यहां पे अवेलेबल है रिसोर्सेस, तो रिसोर्सेस यहां पर क्या है आपके पास, एक आपके पास मोल्डिंग है, एक आपके पास क्या है, ग्राइंडिंग है, ठीक, और एक आपके पास रिसोर्स है पॉलिशिंग का। ये तीन तरह के रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। आपको प्रोडक्ट बनाना है P1 और प्रोडक्ट बनाना है P2। और ध्यान से देखो बच्चों, जो मोल्डिंग मशीन है वो कितनी देर के लिए अवेलेबल है, मोल्डिंग मशीन 20 घंटे के लिए अवेलेबल है, तो दिस इज कैपेसिटी, उसको हम 20 घंटे तक यूज कर सकते हैं। ग्राइंडिंग मशीन हम 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं, पॉलिशिंग मशीन हम 13 घंटे तक यूज कर सकते हैं। समझ में आया, बोलो समझ में आया सबको। अब बच्चों जरा यहां पे ध्यान दो, P1 प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मोल्डिंग में कितना समय लगता है, 2 घंटा, ग्राइंडिंग में 3 घंटा, पॉलिशिंग में 4 घंटा। P2 प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी मोल्डिंग में, ग्राइंडिंग में और पॉलिशिंग में ये समय लगता है, ठीक। तो मैंने P1 और P2 की तरफ ध्यान दिया और उसको मैंने नोट कर लिया। अब बच्चों जब यहां पे मैं इक्वेशंस लिखता हूं तो लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन अगर आप हमारी तरफ ध्यान देना तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखिए P1 की एक यूनिट बनती है तो उसमें कितना समय लगता है, कितना मोल्डिंग का समय लगता है, 2 घंटा। एक यूनिट पर 2 घंटा समय लगता है P1 की, तो X यूनिट पर कितना समय लगेगा मोल्डिंग में, 2x। बोलो बात, ये बस समझ में आना चाहिए आपको। P1 की जब एक यूनिट बनती है तो उसमें समय कितना लगता है, 2 घंटा। देखो P1 की जब एक यूनिट बनती है तो मोल्डिंग में कितना समय लगता है, 2 घंटा। जब X यूनिट बनेगी तो मोल्डिंग में कितना घंटा समय लगेगा, 2x। कितना लगेगा,
2x आवर्स तो लगेंगे। और अगर यही बात हम P2 के लिए बोले कि P2 की जब 1 यूनिट की मोल्डिंग होती है तो उसमें कितना समय लगता है, 4 घंटा लगता है ना। और अगर हम P2 की y यूनिट्स बना रहे हैं, अगर हम P2 की y यूनिट्स बना रहे हैं तो कितना घंटा लगेगा, 4y घंटा लगेगा। तो टोटल मोल्डिंग में समय कितना लगा, 2x प्लस 4y। बोलो समझ में आया सबको? मोल्डिंग वाले टाइम में कितना समय लगा, 2x प्लस 4y। और बच्चों ये जो समय है ये 20 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 घंटे से कम हो, 20 घंटे के बराबर हो तो चलेगा, क्योंकि मशीन मोल्डिंग की 20 घंटे के लिए ही अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं अवेलेबल है। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20। बोलो ये इक्वेशन कितने बच्चों को समझ में आई? ये बच्चों को इक्वेशन समझ में आ गई कैसे मैंने लिखी है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। उसी तरीके से बच्चों अगर आप हमारी बातों से बोल बोल के लिखेंगे तो आपकी भी इक्वेशन बन सकती है। फिर से समझो, अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा समझो। P1 की जब एक, समझ गए? अरे बहुत बढ़िया, यस सर। तो अच्छा जब समझ गए तो भैया अच्छी बात है। लेकिन चलो अभी मे भी हो सकता है मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको दोबारा एक बार फिर से समझाता हूँ। समझ गए तो अच्छी बात है, तो कोई बात ही नहीं। देखिए मैं दोबारा बोल के समझाता हूँ। P1 की जब आप 1 यूनिट बनाते हैं तो ग्राइंडिंग में लगता है 3 घंटा। P1 की x यूनिट बनाएंगे तो ग्राइंडिंग में लगेगा 3x घंटा, तो ये मैंने लिख दिया 3x। P2 की 1 यूनिट बनाते हैं तो ग्राइंडिंग में समय लगता है 2 घंटा। P2 की y यूनिट बनाएंगे तो ग्राइंडिंग में समय लगेगा 2y घंटा। तो बच्चों ये 3x प्लस 2y क्या है, ये टोटल समय है जो ग्राइंडिंग पे देना है। लेकिन ये जो समय है ये आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते, उसके बराबर या उसके कम दे सकते। ओके अब तो आप समझ गए होंगे, बहुत चिल्ला लिया मैंने। चलिए तो बच्चों तीसरी इक्वेशन, अब तीसरी इक्वेशन में मैं नहीं चिल्लाऊंगा, अब आप समझ लो। देखो ये मैंने तीसरी इक्वेशन लिख दी। तो बच्चों एक इक्वेशन तो बहुत ही ऑब्वियस होती है जो मैंने लिखी ही नहीं है, क्योंकि इतनी ऑब्वियस होती है कि मैं कभी लिखता ही नहीं हूं, वो आप भी ऑब्वियस कर लो। x और y क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप क्या लिखोगे अलग से कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो। तो बच्चों ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको हम लोग रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन लीनियर प्रॉब्लम एलपीपी में इन रेस्ट्रिक्शंस को रेस्ट्रिक्शंस ना कह करके इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इनको हम लोग कहते हैं एलपीपी में कंस्ट्रेंट्स। क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। ये एलपीपी में नाम होता है। कंस्ट्रेंट्स का मतलब कोई हाईफाई नाम नहीं हुआ, कंस्ट्रेंट्स मतलब होता है रेस्ट्रिक्शंस। ये रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके पास। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि रेस्ट्रिक्शंस आपने निकाल ली हैं। और मैं आपको असली बात बताऊं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो इंजीनियर्स आते हैं ना काम करने के लिए, वो कुछ नहीं करते, वो एलपीपी यूज करते हैं और तुरंत बता देते हैं कि आपने 4 लेबर ज्यादा रखी हुई है, आपने फैक्ट्री में 4 लेबर ज्यादा रखी हुई है, क्योंकि बाकी लेबर जो है वो टाइम पूरा यूटिलाइज नहीं कर रही है, उनका टाइम ये 4 लेबर पूरा कर रहे हैं। तो ये 4 लेबर हटाइए, बाकी सारी लेबर आपका पूरा काम कर सकती है। तो वो कॉस्ट की फैक्ट्री वाले को मिनिमाइज कर देते हैं। तो बड़े बड़े इंजीनियर्स जाके फैक्ट्री में कुछ नहीं करते, ये एलपीपी ही यूज करते हैं और कोई काम नहीं करते। एलपीपी यूज करके तुरंत बता देते हैं कि आपके काम में इतनी कमी है, ये मशीन इतनी देर के लिए चाहिए और आप मशीन यूज कर रहे हो सिर्फ 10 घंटे, तो मशीन की कैपेसिटी बढ़ाइए, टाइम बढ़ाइए। तो वो खुद ही बता देते हैं कि कहाँ पे कमी है। तो ये चीज है। तो बच्चों ये प्रॉब्लम्स या लीनियर प्रोग्रामिंग जिन लोगों को पता नहीं होती है, या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं और फैक्ट्री वाली लाइन, इंडस्ट्री वाली लाइन में चले जाते हैं, तो वो बहुत परेशान होते हैं। शुरुआत में कहते हैं यार काम ही नहीं चल रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस तो होएगा ही। पता पड़ा कि जरूरत है इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 लेबर की और आपने रखी है 50 लेबर, यानी 40 लेबर को आप फ्री में पैसा दे रहे हो, तो इसका मतलब लॉस तो होना ही होना है। इसीलिए एलपीपी यूज की जाती है और जो साधन अवेलेबल होते हैं उनको यूज किया जाता है मैक्सिमम।
ठीक है, तो बच्चों इनका एक नाम होता है रेस्ट्रिक्शंस को, इनको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स की स्पेलिंग बहुत ही अजीब होती है, तो मैं आपके सामने लिख देता हूं, कंस, CONS, कंस, TRA, कंस्ट्रेंट्स, INTS। तो बच्चों इनको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स मतलब रेस्ट्रिक्शन। अब आप कहोगे सर यहां पे ये तो आपने इक्वेशंस बना ली, इक्वेशन से एक ग्राफ बनेगा, उस ग्राफ को आप ग्रीन कलर से बना लोगे पूरा शेड करके, उसमें सर जितने भी कॉर्नर्स आएंगे उन कॉर्नर्स के पॉइंट पर आप किसकी वैल्यू निकालते हो, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की। तो सर यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन तो बनी ही नहीं है, क्योंकि मेन पर्पस तो हमको ऑब्जेक्टिव इक्वेशन का है, वही तो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी। तो सर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन आपने कहां बनाई है, तो हम बना देते हैं ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। क्या ऑब्जेक्टिव इक्वेशन तो पल भर में बन जाती है। इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर लो, बना देते हैं। ये देखो टेबल को मैंने थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड कर दिया ताकि मैं आपको उसी टेबल में प्रॉफिट भी दिखा दूं। देखिए मैंने टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और यहां पर एक नया कॉलम डाल देता हूं प्रॉफिट का, आप भी डाल लो प्रॉफिट, ठीक। तो बच्चों ये बताओ P1 की जब एक यूनिट बनती है, मेरी तरह से बोलना सीख लो वरना क्वेश्चंस की इक्वेशंस बना नहीं पाओगे। P1 की जब एक यूनिट बनती है तो प्रॉफिट कितना है, 5 रुपए। P2 की जब एक यूनिट बनती है तो प्रॉफिट कितना है, 3 रुपए। यही तो है। अब बच्चों तुम ऑब्जेक्टिव इक्वेशन खुद बना लो। तो कौन सर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। तो सर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन जो बनेगी वो हम आपको बताते हैं। आपने सर बोला P1 की एक यूनिट बनेगी तो प्रॉफिट होता है 5 रुपए। P1 की x यूनिट बन रही है ना तो प्रॉफिट होगा 5x। P2 की y यूनिट्स होनी है तो प्रॉफिट होगा 3y। तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इक्वेशन। आपको इसी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और मैक्सिमाइज करने के कंसेप्ट को तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप क्या करेंगे, आप खटाखट ये ग्राफ बनाएंगे। मान लो यही ग्राफ है, इस ग्राफ पे जितने भी कॉर्नर्स हैं उनकी वैल्यूज निकालेंगे, और वैल्यूज निकालने के बाद जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी वही पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। मान लो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 2,3 पे, तो आप क्या कहोगे कि सर x आपका 2 है, y आपका 3 है, तो प्रॉफिट आपका मैक्सिमम है। यानी कि x क्या था, P1, यानी सर P1 की 2 यूनिट बनाइए, P2 की 3 यूनिट बनाइए, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। देखो निकाल लिया ना कि कितनी यूनिट्स बन सकती है। हाँ बेटा बताओ। सर ये जो सर ये ग्राफ बना के हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मतलब मैक्सिमम मिनिमम क्या देते हैं, ये चीज समझ में नहीं आती कैसे हो रहा है। ओके बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी लोग। एक बात आपको बताना भूल गया हूँ, बहुत छोटी सी बात है। ये जितने भी प्रोग्रामिंग बन रही हैं उन प्रोग्रामिंग में जितनी भी इनइक्वालिटी है या तो वो लेस देन इक्वल टू होती है या तो ग्रेटर और इक्वल टू होती है। इक्वल का साइन आपको ज्यादातर मिलेगा, ठीक है। तो इक्वल का साइन का मतलब होता है कि ये जो लाइंस है ना ये भी इंक्लूड रहती है। तो अगर आप लाइंस को इंक्लूड करने के लिए कोई अलग कलर बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे एक अलग कलर बना दे रहा हूँ, और इस कलर का मतलब ये है कि ये लाइंस भी इंक्लूडेड है, मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इक्वेशंस होती है ना वो सब में इक्वल का साइन ही होता है। तो मैं इस तरह से मैं आपको ये बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइंस भी इंक्लूडेड रहती हैं उस शेडेड रीजन में। और बाकी बच्चों आपको उस शेडेड रीजन में जो कॉर्नर्स होते हैं ना उस उन्हीं से ही लेना देना है, बाकी किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करें, एक ग्राफ का क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग आगे मूव कर जा रहे हैं और ग्राफ का क्वेश्चन करते हैं, शायद आप हमसे ज्यादा स्पीड में कर ले जाओ। एक ग्राफ का क्वेश्चन अगर आपको सक्सेसफुली समझ में आ जाएगा तो हम लोग फिर डाइट क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो बच्चों सिर्फ आपको ग्राफ शेडेड रीजन बनाना है। आप शेडेड रीजन बना के चेक कर लो, ऐसा तो नहीं आपको अब प्रॉब्लम आ रही है बार बार, क्योंकि जितने भी इक्वेशंस कंस्ट्रेंट्स बनेंगी उन कंस्ट्रेंट्स में आपको बार बार शेडेड रीजन ही बनाना है। चलिए ये पहली आपकी इक्वेशन है बच्चों, ये दूसरी इक्वेशन है,
ठीक, ये तीसरी इक्वेशन है। मैंने इक्वेशंस बढ़ा दिए ताकि आप और भी सीख पाए। ऐसा मत समझिएगा कि इसमें कोई सेटिंग चल रही है, इक्वेशंस ज्यादा भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सबके बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना के ही क्लियर होगा। तो ये क्या है, x और y। मेरे साथ आप भी बना सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हाई फाई है। x 0 डालिए, y -1 आएगा, ठीक है, और y को 0 डालिए तो x 1 आ जाएगा। तो पहले ये फर्स्ट बॉक्स, x को 0 डालेंगे तो y 4 आ जाएगा, y को 0 डालेंगे तो x 8 आ जाएगा। ठीक, ये दूसरा बॉक्स बच्चों मैंने आपके सामने बनाया है। तीसरा बनाते हैं, x को 0 डालेंगे तो y 2 आ रहा है, और y को 0 डालेंगे तो x 1 आएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत कोई टफ काम नहीं किया है। अगर आपको बॉक्स नहीं समझ में आ रहा है तो बॉक्स में बना देता हूं, आप देख लो, ऐसे आपको ज्यादा समझ में हो सकता है आ जाए। ये बॉक्स कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ऐसी इक्वेशंस आप पहले भी ड्रॉ कर चुके होंगे। तो बच्चों देखो, मैंने बॉक्स बना दिया ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो बच्चों अब आप यहां पर देख लो, थोड़ी और बातें भी यहीं पे काम खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इनको इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना होता है, आप लिख लो क्योंकि आपने अभी तक लिखा नहीं था। ठीक, ये आपने लिख लिया। अब बच्चों एक काम करो, इसमें 0,0 डालो। जब पहली इक्वेशन में आप 0,0 डालोगे तो क्या आएगा, तो आएगा 0 < 1। तो ये ट्रू होता है, कहोगे सर ये ट्रू होता है, यस दिस इज ट्रू। तो सर ये ट्रू होता है। दूसरा ट्रू है, कहोगे सर ये भी ट्रू है, क्योंकि 0,0 डालेंगे तो 0 < 80 आएगा, ठीक है ना, मतलब 8 बड़ा होता है 0 से। दूसरे में 0 डालो, तीसरे में 0 डालो, तो 0 में कहोगे सर 0,0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 0 < 2 नहीं होता, 0 < 2 होता है। तो सर ये फॉल्स, ठीक है। तो उसमें ओरिजिन के तरफ वाला रीजन नहीं लेंगे, थर्ड इक्वेशन में ओरिजिन से दूसरी तरफ वाला लेंगे। अब बच्चों हम लोग इसका ग्राफ बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, या जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया वो अब आराम से समझ लें। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही डील करते हैं, क्योंकि x > 0 और y > 0 होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप हाईलाइट करिए, वरना आपका समय भी खराब हो जाएगा। 0, ओके, बनाते हैं। कितने पॉइंट्स चाहिए, 8 तक पॉइंट्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने लिख दिए। अगला 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, अगर आपको ग्राफ में अभी भी समस्या है तो अब आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लाइन बनाते हैं, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लाइन बनाते हैं x - y = 1। तो पॉइंट है 0,1, ध्यान दीजिए पॉइंट है 0,-1। तो 0,-1 कहां होगा, वो तो नीचे की तरफ होगा। तो बना लो, नीचे एक पॉइंट बना लो -1, ठीक है। तो 0,-1 बच्चों एक ये पॉइंट हो गया, और 1,0 एक ये पॉइंट हो गया। तो अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट हो गया 0,-1 1,0। बच्चों दोबारा बना रहा हूं, रुको बच्चों, ये हो गई इक्वेशन, ठीक है। ये देखो मैंने बड़ी सी इक्वेशन बना ली, और बनाने के बाद इसके ऊपर लाइन नाम लिखना होता है, क्या है नाम, x - y = 1, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि नीचे का पोर्शन है कि ऊपर का पोर्शन है। आप कहोगे सर उसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन होगा। तो ओरिजिन कहाँ है, लाइन के ऊपर की तरफ, तो सर ऊपर की तरफ वाला रीजन होगा, ठीक। अब ऐसा नहीं करना कि खूब सारा इसमें शेड कर देना, वरना थोड़ी देर बाद आप ही को नहीं समझ में आएगा। इसलिए सिर्फ ऊपर की तरफ 2 एरो बना दो, इतना काम करो। चलिए, उसके बाद क्या है बच्चों, देखिए वो है 0,4। देखो देखो 0,4, ये है 0,4। डिफरेंट कलर्स यूज करो, दिस इज 0,4। 8,0, ये 8,0 ज्वाइन करते हैं। ये बच्चों मैंने ज्वाइन कर दिया, देखते रहो स्क्रीन पे, समझ में आएगा। ये हो गया। ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर नाम लिखो इक्वेशन का,
दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। लिखा? समझ में आया? अब इसके ऊपर का पोर्शन है कि नीचे का पोर्शन है? आप कहोगे सर इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो सर नीचे का पोर्शन हुआ क्योंकि ओरिजिन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो नीचे की तरफ वाला रीजन लो। ये बच्चों मैंने नीचे की तरफ वाला रीजन इंडिकेट करने के लिए ऐसे एरो बना दिया। तीसरी इक्वेशन देखो बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी कि 0,2, ग्रीन कलर मैं यूज कर रहा हूं, 0,2, x में 0, y में 2, ये हो गया 0,2, 1,0, 1,0 ये हो गया। ठीक है, अब इनको ज्वाइन करो। तो बच्चों इनको ज्वाइन करते हुए मैंने ये लाइन बनाई है, आप चेक करो। तो बच्चों ये क्या इक्वेशन हो गई? ये इक्वेशन जरा मैं लिखता हूं, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो बच्चों इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम इस लाइन के नीचे वाला पोर्शन जहां पर ओरिजिन है वो पोर्शन नहीं लेंगे, बल्कि दूसरी तरफ का पोर्शन लेंगे, यानी कि इस लाइन के ऊपर वाला। ठीक है, अब बच्चों जरा आप कॉमन रीजन खुद देख लो क्या है। अब आप शेड करना चाहो तो शेड कर सकते हो, आपको कॉमन रीजन समझ में आएगा। ब्लू वाले के नीचे, रेड वाले के ऊपर, ग्रीन वाले के ऊपर, यानी जो कॉमन रीजन है बच्चों वो आपको समझ में आना चाहिए। वो कॉमन रीजन क्या है? देखो मैं शेड कर रहा हूं, आप देख सकते हो। तो बच्चों इसमें देखो क्लियर कट, ये मैंने आपके सामने कंस्ट्रेंट्स लिखे हैं किसी क्वेश्चन के, ये मैंने किसी क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स लिख दिए, और कंस्ट्रेंट्स लिखने के बाद मैंने क्या किया, कॉर्नर्स निकालने के लिए उन इन इक्वेशंस को ड्रॉ किया, तो उसके कॉर्नर्स निकल आए। कितने कॉर्नर्स हैं? 4 कॉर्नर्स है, तो चारों कॉर्नर्स पर आपको ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो देखो बच्चों कितने कॉर्नर्स हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये 4 कॉर्नर्स पे आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अगर आपको मैक्सिमम निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आई चारों में से। मिनिमम निकालनी है तो मिनिमम लेंगे। और बच्चों जैसा कि गलती हम लोग पहले कर चुके हैं वो यहाँ पे करेंगे नहीं। लाइंस भी इंक्लूडेड होती हैं, तो इसलिए लाइन को भी इंक्लूड करने के लिए मैं एक कलर अलग से यूज कर रहा हूं, वो लाइंस भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो बच्चों अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफिकल पोर्शन ड्रॉ कैसे करते हैं, और जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उन पॉइंट्स को निकालना पड़ता है सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी तो सब आपको गिवन है 1,0, 0,2, 0,4, बस एक पॉइंट आपको दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। बाय द वे आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ नहीं समझ में आया तो समझिए आपके 4 नंबर सीधे सीधे साफ हो जाएंगे। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आना चाहिए हर हालत में। हालांकि मैंने ऑनलाइन समझाया है, और ऑनलाइन पता नहीं आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। तो समझ गए होंगे सभी बच्चे? ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको कहते हैं डाइट प्रॉब्लम। रेडी हो जाइए डाइट प्रॉब्लम की तरह। आइए देखिए, तो ये प्रॉब्लम ज्यादातर डाइटिशियंस जो होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह, वो यूज करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स 2 टाइप्स ऑफ फूड। डाइटिशियन 2 तरह के फूड्स को मिक्स करना चाहता है, सच दैट द विटामिन
यस सर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपने अब तक पढ़ लिया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन में दिया है अ डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड सच दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर कंटेन एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी। अब देखो बच्चों, दो फूड मिक्सचर को मिक्स करने पे जो नया फूड बन रहा है उसमें आपको बता दिया गया है कि विटामिन ए की मात्रा 8 यूनिट या 8 से ज्यादा भी हो सकती है, और विटामिन सी की मात्रा 10 यूनिट या 10 से ज्यादा भी हो सकती है। और फूड वन कैसे बनता है? वो बनता तभी है, फूड वन कंटेन्स 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट पर केजी ऑफ विटामिन सी। ध्यान से सुनो बच्चों, पर केजी लिखा है, यानी कि 1 केजी जब बनता है तो उसमें 2 यूनिट विटामिन ए की चाहिए और 1 यूनिट विटामिन सी की चाहिए। और जब फूड 2 का 1 केजी बनता है तो उसमें 1 यूनिट विटामिन ए का चाहिए और 2 यूनिट विटामिन सी की चाहिए। ऐसा करने पर जो कॉस्ट आती है फूड की वो कितनी है? 50 पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड 70 पर केजी टू फूड 2। ठीक है, ये उसकी कॉस्ट आती है। अब बच्चों उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करेंगे जरा देखिए। तो यहां तक मेरी आवाज सभी लोगों को जा रही होगी, और अगर नहीं भी जा रही है तो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने दूसरा नेट यूज कर लिया है। तो अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं, इसकी प्रॉब्लम बनाते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? ओके, यहां पे हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेट, यहां पे हम लोग लिखना चालू कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लेट द डाइटिशियन मिक्स, let the dietitian mix, let the dietitian mix x kg of food 1 and y kg of food 2, y kg of food 2। ठीक, इससे आपको क्या समझ में आया कि x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव, मतलब 0 या 0 से बड़ा है। तो बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन की इक्वेशन बनाना चाहो तो आप ये समझ चुके हो कि जैसे पिछले क्वेश्चन में मोल्डिंग और ग्राइंडिंग मशीन का कैपेसिटी दिया हुआ था, उसी तरह से यहां पर फूड में विटामिन ए का कैपेसिटी और विटामिन ए सी का कैपेसिटी आपको दिया है। तो आप क्या करोगे? टेबल का फॉर्मेशन करोगे। देखो मैं टेबल आपके सामने बना रहा हूं, ये देखिए। टेबल से आपको जल्दी बातें समझ में आने लगती है, इसलिए आप टेबल को फॉर्मेट कर लिया करें। चलिए देखिए मैं किस तरह से टेबल आपके सामने बना रहा हूं। स्टार्ट। टेबल में आपके सामने बच्चों बना रहा हूं। सबसे पहले यहां मैं लिखता हूं रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस में क्या है विटामिन ए और विटामिन सी। ठीक है, फूड दो तरह के, एक है फूड 1 और एक है फूड 2। जब फूड 1 बनाता है तो उसमें विटामिन ए 2 यूनिट 1 यूनिट, फूड 2 बनाता है उसमें विटामिन ए 1 यूनिट, इसमें विटामिन सी 2 यूनिट। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है? विटामिन ए इतना, विटामिन सी इतना, ये आपकी कैपेसिटी यानी कि रिक्वायरमेंट्स है फूड के अंदर। ठीक है, ओके। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनाने के लिए हम एक अलग से बना लेते हैं, यहां पर उसको लिख देते हैं, यहां पर हम कॉस्ट। क्या लिख देते हैं? कॉस्ट। ये मैंने कॉस्ट लिख दी। ठीक, तो इसकी कॉस्ट में 5 रुपीज लगते हैं और इसकी कॉस्ट में 7 रुपीज लगते हैं जब हम 1 यूनिट बनाते हैं। तो बच्चों अब आप इक्वेशन का फॉर्मुलेशन सीख गए होंगे, कैसे बनेंगे। जब फूड 1 बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब फूड 1 बनाते हैं तो उसकी 1 यूनिट में विटामिन कितना चाहिए? 2 यूनिट। फूड 2 बनाते हैं तो उसकी 1 यूनिट में विटामिन कितना चाहिए? 1 यूनिट। तो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगी? बिल्कुल वैसे ही बोलो। फूड 1 की आप x यूनिट बनाना है, तो फूड 1 की जब x यूनिट बनाएंगे तो विटामिन कितना चाहिए? 2x चाहिए। फूड 2 की आप 1 यूनिट बनाते हैं तो विटामिन कितना चाहिए? 1y चाहिए।
तो दिस इज 1y। तो बच्चों ये फूड 1 और फूड 2 में विटामिन ए का कंटेंट है। विटामिन ए का जो कंटेंट है वो क्या होना चाहिए, 8 या 8 से ज्यादा हो सकता है। क्यों यहाँ पे एटलीस्ट लिखा है, एटमोस्ट नहीं लिखा है। उसी तरीके से विटामिन सी जो होगा फूड 1 में कितना चाहिए, 1x चाहिए, और फूड 2 में कितना चाहिए, 2y चाहिए। ये क्या होगा, ये ग्रेटर इक्वल टू 10 हो जाएगा। और बच्चों x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आपकी क्या हो गए, कंस्ट्रेंट्स। इनको बच्चों को क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। इसको हम लोग बच्चों कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। और बच्चों अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनाएंगे तो ऑब्जेक्टिव इक्वेशन क्या बनेगी, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन बनेगी आपकी 5x प्लस 7y। इस ऑब्जेक्टिव इक्वेशन में क्या है, कॉस्ट है आपकी, इसलिए आपको कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आप इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में जो भी कॉर्नर्स आएंगे उन कॉर्नर्स वाले पॉइंट पर हम 5x प्लस 7y की वैल्यू निकालेंगे, और जहां पे मिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरीके। स्टार्ट। तो बच्चों आखिरी क्वेश्चन के लिए सभी बच्चे रेडी हो जाए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। ये सभी लोग मिलके करेंगे, और जो हमसे पहले करना चाहे वो भी कर सकता है। आंसर कोई भी बच्चा पहले बता सकता है। यहाँ पे हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे अगेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आप भी हमारे साथ लिखे। हर बच्चा हमारे साथ क्वेश्चन अब लिखेगा और पूरा कंप्लीट करेगा। अ डाइटिशियन wishes CBSE 2018. A dietitian wishes to mix 2 types of food. A dietitian wishes to mix 2 types of food in such a way that vitamin contents of mixture contain at least, ध्यान दीजिएगा, at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C. Okay, food 1 contains 2 unit per kg. Food 1 contains 2 unit per kg of vitamin A and 1 unit per kg of vitamin C, while food 2 contains 1 unit per kg of vitamin A and 2 unit per kg of vitamin C. ठीक है, it cost ₹5 per kg to purchase food 1 and ₹7 per kg of purchase ₹7 per kg to produce food 2 तो बच्चों ये उसकी कॉस्टिंग है। अब आपको एलपीपी बनानी है और उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो बच्चों मैंने आपके सामने क्वेश्चन आपके साथ लिखा है, होपफुली आपने भी क्वेश्चन लिखा होगा। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मैं आपको एकदम एडवांस बना चुका हूं। तो क्वेश्चन करते चले जाइए। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले let the dietitian mix x kg of food 1 and y kg of food 2। ठीक है,
तो आपकी ऑब्जेक्टिव इक्वेशन क्या बनी, कोई भी बच्चा बता सकता है ऑब्जेक्टिव इक्वेशन क्या बनेगी, देख के ही आप बता सकते हैं। दिस इज 5x + 7y, इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। z = 5x + 7y, इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। देख के ही आप बता सकते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस बनेंगी। बिना टेबल बनाए इक्वेशन बताइए। विटामिन देखिए ध्यान से, क्या है, कंस्ट्रेंट्स x > 0, y > 0, ठीक है। और क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, विटामिन ए का जो कंटेंट है वो 8 यूनिट एटलीस्ट है, यानी इक्वेशन बनेगी आपकी फूड 1 और फूड 2 में विटामिन ए का टोटल कंटेंट हो जाएगा 2x + y > x। सिमिलरली विटामिन सी का जो टोटल कंटेंट हो जाएगा वो हो जाएगा x + 2y > 10। ठीक है, आपके सामने कंस्ट्रेंट्स बन करके आ गए। दिस इज द कंस्ट्रेंट्स। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ड्रॉ करिए ग्राफिकल इक्वेशंस, ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। सभी बच्चों को ग्राफ बनाना है और हमसे पहले ग्राफ बनाएंगे और आंसर बताएंगे क्या आंसर आया। ग्राफ बनाना मैं आपको सिखा चुका हूं, ग्राफ आपको बनाना है, ग्राफ बनाइए और मेरे को डायरेक्टली आंसर बताइए कि आपका मिनिमम वैल्यू जेड की क्या आई। तो बच्चों मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैंने आपको दोबारा लगा देता हूं। A dietitian wishes to mix 2 types of food. Vitamin contents of mixture contained at least 8 unit of vitamin A and 10 unit of vitamin C. विटामिन ए और विटामिन सी की आपको लिमिट्स दी गई हैं। फूड 1 बनता है 2 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन सी, और फूड बी आपका जो बनता है फूड 2 जिसको आप कह सकते हैं वो 1 यूनिट ऑफ विटामिन ए और 2 यूनिट ऑफ विटामिन सी से बनता है। और आपको कहा गया यहाँ पे जो कॉस्ट है उसकी फूड की वो 5 रुपीज पर केजी टू परचेज फूड 1 एंड 7 रुपीज पर केजी टू परचेज 2। इसका मतलब आपको ऑब्जेक्टिव इक्वेशन क्लियर समझ में आ रही है, वो है 5x + 7y। और अब आप इक्वेशंस बनाने में आपको महारत हासिल हो चुकी है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे कि x और y नंबर ऑफ यूनिट्स है इसलिए वो पॉजिटिव होंगे, और 2x + y > 8 और x + 2y > 10, ये आपके कंस्ट्रेंट्स हो गए। इन कंस्ट्रेंट से आपने कॉमन रीजन बनाया, कॉमन रीजन में 3 कॉर्नर्स आए, 3 कॉर्नर्स आने के बाद आपने ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की वैल्यू तीनों कॉर्नर्स पे निकाली। तो जहां पर ऑब्जेक्टिव इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम होगी वही आपका आंसर बन जाएगा। तो आपकी मिनिमम कॉस्ट कितनी हुई, 38 हुई। और ये जो आपकी दोनों इक्वेशंस हैं 2x + y = 8 और x + 2y = 10, ये दोनों ही ऑरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, इसलिए ऑरिजिन के दूसरी तरफ वाला रीजन होगा, यानी लाइन के नीचे वाला पोर्शन ने लेकर के लाइन के हम ऊपर वाला पोर्शन लेंगे दोनों केसेस में। तो आपके पास कॉमन रीजन कुछ इस तरह से बन के आएगा जो मैंने आपको बना के दिया है। उस कॉमन रीजन में आपके पास 3 कॉर्नर्स होंगे, तीनों कॉर्नर्स पे आप उसकी वैल्यूज निकालेंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा।